आज के लेक्चर है, आज की क्लास है आपके लिए बहुत ही ख़ास, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अवश्य आते हैं, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट सुनेंगे। आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप जानेंगे, आज का लेक्चर है एटम्स, परमाणु क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, ठीक है। एटम्स आपने 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में जनून इसके बारे में सुन रखा होगा कि एटम्स होते क्या हैं। आप जानते हैं, थोड़ा सा आपको हम रिवाइज कर दें जिससे कि आपको याद हो जाए। एटम्स जो होते हैं, जैसे कोई पदार्थ है, इस पदार्थ का बहुत छोटा भाग होता है। ये इतना छोटा होता है कि इसको देख पाना संभव नहीं है, ठीक है बेटा। इसको सामान्य आँखों से आप नहीं देख पाएंगे, इसीलिए एटम्स बहुत ही सूक्ष्म है। तो डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी कि किसी द्रव्य का वह छोटा से छोटा कण या सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता या नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक क्रियाओं में, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है, उसे एटम्स कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा। तो रासायनिक क्रियाओं में ये भाग नहीं लेता, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। वो रासायनिक क्रियाओं में ये भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। बच्चे यहीं कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाते हैं, तो याद रखना, स्वतंत्र अवस्था में कैसे याद करेंगे, अणु और परमाणु में डिफरेंस भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। एक मैं बहुत ही अच्छी आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। एटम्स मैंने बताया बहुत छोटा होता है। एक एटम्स, अभी थोड़ी देर के लिए हम मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो होता है, ऐसे मान के चलिए, अणु को आत्मा मान लीजिए, ये आत्मा होती है, आपके शरीर में प्रवेश करती है। और परमाणु आप मान लीजिए ईश्वर होता है, परमात्मा जिसे हम मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, इसको मान लीजिए ये परमात्मा है और ये अणु आत्मा है। तो आप समझ सकते हो दोनों में से कौन बड़ा है, आपका आत्मा बड़ी है या वो परमात्मा बड़ा है, आत्मा बड़ा है, आत्मा बड़ी है। आत्मा बेटा आकार में थोड़ी बड़ी है और परमात्मा आकार में छोटा है। कैसे? क्योंकि परमात्मा आत्मा के अंदर विलीन होता है। कहा जाता है प्रत्येक शरीर के अंदर परमात्मा विद्यमान है, ईश्वर विद्यमान है, अल्लाह विद्यमान है। क्यों? क्योंकि वो विद्यमान तभी आपके अंदर होगा जब आपके आत्मा से भी अंदर छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन? आपका परमाणु है, ऐसे मान लीजिए। तो सबसे छोटा होगा तो बेटा आप जानते हो, जो बहुत छोटा बालक हो अपने घर में, बहुत छोटा अभी जन्मा हो, तो क्या आप उसको स्वतंत्र छोड़ सकते हो? जब स्वतंत्र अगर छोड़ दिया तो हो सकता है कुत्ता या बिल्ली या कोई अदर जानवर उसको खींच कर ले जाए और उसको नुकसान पहुंचाए। इसका मतलब है कि छोटे जो पदार्थ होता है या छोटी कोई भी चीज़ है, उसको आप स्वतंत्र छोड़ नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर उसे स्वतंत्र छोड़ दिया तो वो रासायनिक क्रियाएं करेगा, इधर उधर छुएगा, कोई भी चीज़ छू सकता है, ठीक, कोई भी चीज़ को टच कर सकता है। तो इसका मतलब परमाणु अत्यंत छोटा है, ऐसे ऐसे समझ लीजिए। तो जो छोटा होता है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता। अणु बड़ा है, अर्थात इसका वजन भी नाप, कुछ वैज्ञानिकों ने मापा है, इसका वजन नहीं मापा, इसका मतलब ये छोटा है, बहुत छोटा है, इसीलिए तो ना के बराबर इसका वजन होगा, मतलब पता नहीं है ही नहीं है। लेकिन अणु जो होते हैं इनका वजन मापा है, मतलब आत्मा का वजन मापा है, ठीक है। अभी हम अणु नहीं मान रहे, आत्मा मान रहे, इनका वजन मापा गया है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये बड़ा है, तभी तो आराम से माप सकते। ये छोटा होगा इसलिए कम माप गया, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने इसका वजन मापा। अभी बताऊंगा। ये परमात्मा ना मान के फिर परमाणु मानेंगे, तो परमाणु अगर मान लेंगे तो इसका वजन मापा है, अभी बताएंगे। इनका वजन होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, इनका वजन, अणु का वजन ज़्यादा होता है। इतनी बात क्लियर हो गया? क्योंकि आपको थोड़ा सा समझा दिया। वैसे तो हम इसको रियल भाषा में हम इस तरह से मानते हैं, एटम्स मानते हैं। वैज्ञानिक इसको एटम्स मानते हैं, परमाणु मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, इसका मतलब ब्रह्मांड में व्याप्त जो भी चीज़ है वो सभी परमाणु से मिलकर बनी है। अर्थात
परमात्मा से बना है, मतलब ईश्वर, इसी को अल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह से मिलकर बनी है, मतलब छोटे छोटे कण हैं ये, ठीक है, जो किसी के अंदर पाए जा सकते हैं। आपके शरीर के अंदर भी ये हो सकते हैं, ठीक, इसके अंदर भी हो सकते हैं, किसी के अंदर हो सकते हैं, हवा के अंदर भी ये हो सकते हैं। तो इसलिए परमाणु प्रकृति का बहुत छोटा कण है, ठीक है। इससे भी छोटे कणों को और माने गए हैं, इन जो छोटे कण हैं इनको विभाजित करके निकाला गया है। इसको अगर हम तोड़ दें तो इससे भी बहुत छोटे कण निकले हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, मैंने अभी आपको समझाया कि किसी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। जैसे आपका H है, C है, N है, P है, आदि बहुत सारे एलिमेंट्स आपने सुने हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपको बताया कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स अभी तक ज्ञात हैं। वो एलिमेंट्स जो होते हैं, तत्व होते हैं, उन्हीं तत्व के अंदर एटम्स विद्यमान होते हैं, परमाणु विद्यमान होते हैं। और मैं ये भी बता दूं आपको, प्रत्येक तत्व के अंदर अपना खुद का एटम होता है, ठीक है। इसका मतलब जितने एलिमेंट्स ज्ञात हैं उतने ही परमाणु ज्ञात हैं, उससे ज़्यादा ज्ञात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक तत्व के अंदर एक परमाणु अवश्य होता है। बात क्लियर होगी। तो इसका मतलब अभी तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, तो अभी तक 100 परमाणु तत्व भी हम बोल सकते हैं कि 100 परमाणु तत्व भी ज्ञात हो चुके हैं। क्लियर। लेकिन जिनमें 6 तत्व हैं, कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये 6 तत्व हैं जो बेटा स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अपवाद हैं, ये नियम के विरुद्ध हैं, जो डेफिनेशन बताई है उस डेफिनेशन के विरुद्ध हैं, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, पहली बात, और रासायनिक क्रियाओं में कम भाग लेते हैं। रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं लेकिन कम भाग लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा भाग लेने वाला है जेनॉन, ठीक है। इसका साइज बहुत कम होता है, जिसका साइज कम होता है वो रासायनिक क्रियाओं में जल्दी भाग लेता है, ठीक है। तो इसलिए क्या मैंने आपको बताया, रासायनिक क्रियाओं में जो है, अभिक्रियाओं में ये भाग या कम भाग लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी ये परमाणु की श्रेणी में आते हैं। मैं आपको बताऊं, परमाणु की श्रेणी, अब चूंकि इसमें दोनों गुण विद्यमान हैं और ये नियम के विरुद्ध है, इसलिए ये परमाणु की श्रेणी में भी आते हैं। इनको आप परमाणु भी बोल सकते हो और इनको आप अणु भी बोल सकते हो। फर्क कितना है, इसको परमाणु, लेकिन अणु जब बोला जाता है तो इनको नाम रखा जाता है एक परमाणुक अणु, एक परमाणुओं से मिलकर बनने वाला अणु, इसलिए एक परमाणुक अणु बोला जाता है, ठीक है बेटा। अब अणु क्यों बोला जाता है आपको बता दे रहे थोड़ा सा। अणु क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच, इनके जो परमाणु होते हैं वो परमाणुओं के बीच एक दुर्बल वांडर वाल्स फोर्स कार्य करता है, वीक वांडर वाल्स फोर्स कार्य करता है, जिसकी वजह से ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अगर वांडर वाल्स बल, आप सभी जानते हैं, अगर वांडर वाल्स बल कम है तो ये कण अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा सकता है, अर्थात इसमें बहने का गुण हो सकता है, हवा की तरह चल सकता है, इसीलिए गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, तो इसीलिए नोट में आप ये चीज़ भी लिख लें कि अक्रिय गैसें जो होती हैं, 6 अक्रिय गैसें, वो कैसी होती हैं बेटा, स्वतंत्र अवस्था में रह सकती हैं और रासायनिक क्रियाओं में भाग लेती हैं लेकिन कम लेती हैं। क्लियर हुआ बेटा। अच्छा, इसको नोट करते जाएं। अब देखिए, मैं स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नहीं दे पाएंगे, कारण क्या है, अब हमारी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो गई है और हमें कॉलेज में भी पढ़ाना पड़ता, तो समस्या हमें ज़्यादा आ गई है, ठीक है बेटा। इसलिए मजबूरी है कि आप जो मैं लेक्चर बोल रहा हूँ उसी को आप कवर करके लिखते चलें। कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम स्लो उसको समझा देंगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका परमाणु द्रव्यमान।
परमाणु द्रव्यमान, इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। तो बेटा एटॉमिक मास को एक बात और बताऊं, साधारण बोलचाल में इसको परमाणु भार भी कहा जा सकता है। ठीक है बेटा, एटॉमिक वेट क्या बोल सकते हैं इसको, एटॉमिक वेट। ओके, अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, देखिए परमाणु का द्रव्यमान एक तरह का वजन, ठीक है, इसलिए परमाणु द्रव्यमान को वजन भी बोल सकते हैं, वजन माने भार होता है। तो हम परमाणु का द्रव्यमान नापते हैं। देखिए बेटा, जैसे हमें मान लीजिए मार्केट से हम ये लेके आए, कोई भी चीज़ लेके आए, अब इसको तौलना है, ये कितने ग्राम है, तो क्या करेंगे, बाट रखेंगे। क्या रखेंगे, इस एक तराजू लेंगे, उस तराजू में एक तरफ बाट रखेंगे और एक तरफ वो वस्तु रखेंगे जिसको तौलना है। तो हमने ये वस्तु रख दी इस साइड में, तो तौलेंगे, फिर देखेंगे ये कितना कम ज़्यादा है, और ज़्यादा कम ज़्यादा लगे बिल्कुल सीध में तौल देंगे, बराबर है या नहीं, बराबर होना चाहिए। क्लियर, इसका मतलब सुनिए, तो इसको तौल लें इसके साथ, तो तौलने के लिए एक मापक होना चाहिए, मापक होना चाहिए। जैसे कि बाट है 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम, वो आपके पास पहले से मौजूद होने चाहिए, तभी तो आप उस दूसरी वस्तु को तौल पाओगे। जैसे आपको बैगन तौलना हो, भिंडी तौलना हो, तो तौलोगे कब, जब आपके पास बाट और तराजू पहले से मौजूद हो। ठीक है, तो बाट इसमें अर्थात मानक, बाट को बेटा मानक कहते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड पोजीशन इसकी वैज्ञानिकों ने कितनी मानी, देखिए इसको माना है C12। क्या माना, C12। इसको हम कार्बन 12 भी कह सकते हैं, कार्बन 12 स्टैंडर्ड वैल्यू ये मानी इन्होंने, किन्होंने, वैज्ञानिकों ने। C12 मान सकते हो, H12 भी, H1 मान सकते हो, ठीक है, अर्थात H1। इनको दोनों को ऐसे लिख दो, एक ही बात है। C12 इसका मतलब भार लिख दिया, इसको परमाणु भार कहते हैं। कार्बन माना ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से एक लिख सकते हो, ऐसे H1 या H-1 ऐसे लिख सकते हो। तो ये दोनों मानक हैं, बस थोड़ा सा ये बड़ा बाट है, 1 किलो का बाट मान लीजिए, और ये छोटा बाट है तो 100 ग्राम का बाट मान लीजिए, बस इतना फ़र्क है। तो इन्हीं दोनों को मानक माना गया, इन्हीं से सभी तत्वों की जो द्रव्यमान है वो मापे गए हैं। तो कैसे मापें, आइए जानते हैं। देखिए बेटा कैसे मापें, सुनना। जैसे आपको परमाणु द्रव्यमान, तो इसकी डेफिनेशन समझने का प्रयास करेंगे। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ रखी होगी, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं आपको और अच्छा समझ में आ जाए। क्या है, देखिए, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान। अब आपको कि सर तत्व का नाम क्यों लिया, मैंने अभी बताया बेटा, तत्व के अंदर ही एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, इसलिए हमें तत्व का नाम लेना पड़ेगा। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का, इस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के, जो मानक बाट मानेंगे उसकी बात, कार्बन 12 के एक परमाणु से कितने गुना भारी है। ये आपकी किताब में लिखी, बुक्स में लिखी हुई परिभाषा है। क्या डेफिनेशन आपको बताई, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु से कितने गुना भारी है, वह संख्या तत्व की परमाणु द्रव्यमान, या वह द्रव्यमान तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, जो भी संख्या आई वो परमाणु द्रव्यमान होगा। एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन सुनिए, दूसरी डेफिनेशन ये है, मैं किससे माप रहा हूँ, मुझे मापने के लिए मापक कौन है, मात्रक, इसको कहते हैं C12। ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 12 के, अभी मैंने बताया कार्बन 12 कितना परमाणु से तौलते हैं, एक परमाणु से। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, कार्बन 12 का एक परमाणु का द्रव्यमान, ये बाट रख लिया। अब इस बाट के ऊपर आपको किसको तौलना है, एक तराजू है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आने लगे। इलेक्ट्रॉनिक तराजू जो है वो नीचे होता है, उस तराजू के ऊपर आपको जिसको तौलना है उसके ऊपर रखा जाता है,
इलेक्ट्रॉनिक जो लेके आते हैं, वो तराजू नहीं, ऐसे वाले नहीं, पलड़े वाले नहीं, ठीक है, वो वाले बात करें जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। उसमें आप नीचे तराजू होता है, ठीक है, ऊपर आप तेल वगैरह या सब्जी वगैरह जिसको भी तौलवाना है ऊपर रखा जाता है। तो ऊपर किसको तौलना है, मुझे तौलना है, मान लीजिए कोई पदार्थ, तत्व को तौलना है, तो आप कहेंगे तत्व के, लेकिन एक एक करके तौलते हैं बेटा, बस इतना ध्यान रखना, उसमें एक साथ, इसमें एक, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब तौल दिया। अब तौलने के बाद मैंने इस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान किससे तौल दिया, C12 के एक परमाणु से, C12 के एक परमाणु से तौल दिया। तो तौलने के बाद क्या निकल के आ गया, उसका वजन निकल के आ गया। वजन को कहते हैं तत्व का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, एक तत्व से ही नापा जाता है। बात समझ में आ गया, एक परमाणु से ही नापा गया है, एक परमाणु, क्योंकि बहुत ज़्यादा परमाणु नापोगे तो वेट में डिफरेंस आएगा। अगर 4 परमाणु मापने हैं, 4 परमाणुओं का वजन मापना है तो 4 का आप गुणा कर देना, ठीक है, क्योंकि सभी परमाणु समान होते हैं। परमाणुओं को ऐसे कहते हैं, परमाणुओं को गोलाकार कणों से व्यक्त करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? और परमाणुओं को जब गोलाकार कणों से व्यक्त करते हैं, ये गोले समान आकार के, समान साइज के और समान द्रव्यमान के होते हैं। तो अगर हमें एक परमाणु का वेट हमें पता लग जाए तो हम सभी का वेट पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका 10 ग्राम आया तो इसका मान कितना होगा, उसका भी 10 ग्राम होगा, इसका मान कितना होगा, वो भी 10 ग्राम होगा। और ये कह दे कि इस पूरे पदार्थ का वजन कितना होगा तो भी निकाल सकते हो। इसको पूरे को तौलने की ज़रूरत नहीं है, सभी को तौलने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, एक परमाणु का द्रव्यमान पता कर लें और उसमें कितने परमाणु हैं उनका मल्टीप्लाई कर दें। तो कितने परमाणु हैं, 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 10, तो बराबर 40। कितना आसान। इसीलिए एक परमाणु का द्रव्यमान ही मापने की ज़रूरत पड़ती है, सभी द्रव्यमान ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे समझें। अब आपको कि सर उसमें तो हम बहुत सारे भिंडियाँ अगर हम तौलते हैं भिंडी को तो उसमें बहुत सारी भिंडी होती है, देखिए, लेकिन वो सभी बहुत सारी होती ज़रूर हैं, लेकिन क्या सभी भिंडियों का वजन एक समान होता है? उसमें कोई भिंडी लंबी होगी, बड़ी होगी, कोई छोटी होगी, तो उसमें डिफरेंस आता है। इसलिए उनको एक साथ तौलना पड़ता है और इसमें एक परमाणु को ही तौलना पड़ता है। एकदम क्लियर बात हो गई। हम आपको क्लियर करा के चलते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, या तो वो डेफिनेशन लिख लो या ये डेफिनेशन लिख लीजिए। इसकी डिफाइन कैसे करेंगे, सुनिए। क्या, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, और ये लाइन को और कहते हैं, और कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग, कौन से भाग, 12वें भाग, इसको 1/12 कहते हैं, ठीक है, 12वें भाग के अनुपात, इस लाइन को क्या बोलते हैं, रेशियो, अनुपात को तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। अगर इधर से डिफाइन करें तो ऐसे, इधर से इधर चलेंगे तो बराबर होता बोलेंगे, ऐसी लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे तो इस निशान को बराबर बोलेंगे, बराबर होता है। और अगर आप राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो इस बराबर के स्थान पर को लगाएंगे, को कहते हैं। ये टेक्निक होती है भाषा को बनाना। अगर आप जो डेफिनेशन है बनाना आप सीख जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको केमिस्ट्री सीखने में बड़ा मज़ा आएगा, केमिस्ट्री सीखने में। तो देखिए मैंने आपको दोनों तरफ से परिभाषा बता दी। इधर से इधर करेंगे तो क्या परिभाषा होगी, किसी, मैं इधर से बोल रहा हूँ फिर दोबारा एक बार देख लिए, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान और कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग, देखो भाग है ये, 12वें भाग के अनुपात को तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। देखो मैंने को लगाया, पीछे से बोला, कहते हैं, ठीक। एक ये इधर से बोलेंगे तो क्या होगा, तत्व का परमाणु द्रव्यमान, कोमा, तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान और कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के अनुपात के बराबर होता है। एक डेफिनेशन ये, आपकी इच्छा है दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, लिख लीजिए। अब नेक्स्ट लिखेंगे, इस परमाणु द्रव्यमान को
परमाणु द्रव्यमान को AMU, ये और सीख लो बेटा, AMU या U से व्यक्त करते हैं। ये मात्रक हैं किसके? परमाणु द्रव्यमान के। ठीक है, अब कहोगे सर AMU क्या है? AMU का मतलब है एटॉमिक, A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, M फॉर मास, U फॉर यूनिट, मतलब बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। हिंदी में कहते हैं परमाणु, मास को कहते हैं द्रव्यमान, यूनिट को कहते हैं इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है बेटा, तो ये परमाणु द्रव्यमान इकाई को परमाणु संहति मात्रक भी बोलते हैं। तो ये परमाणु संहति मात्रक है ये, ओके, इससे व्यक्त करते हैं। और यू का मतलब, यहाँ यू का मतलब यूनिफाइड यूनिट, इसको संक्षिप्त में यूनिफाइड यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ गया? हाँ, तो ये आपकी परमाणु, आपने देखा कि एटम्स क्या होते हैं और एटम्स का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, उसको कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए H का परमाणु द्रव्यमान, जैसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे H का परमाणु द्रव्यमान अगर हम लिखें तो कितना होगा? H का परमाणु द्रव्यमान, H को तौला गया है तो तौल के इसका द्रव्यमान नापा गया है, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने इसका द्रव्यमान मापा, कितना निकल के आया? 1.008। ठीक है, लेकिन इसका मात्रक जरूर लिखेंगे AMU, ऐसे लिखेंगे 1.008, या आप इसके स्थान पर U भी लिख सकते हैं। आप ग्राम भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ग्राम भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, 1.008 ग्राम भी लिख सकते हो। ओके, ग्राम में भी व्यक्त करेंगे, अभी देखना। तो बात समझ में आ गई, लेकिन ये लिख लीजिए, इसका मतलब नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगा ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ये दोनों हो गए, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग ग्राम परमाणु द्रव्यमान, इंग्लिश में कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। सभी छात्रों को अगर बहुत अच्छा समझ में आता है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, तो ज़रूर लाइक ज़रूर किया करें, जिससे कि हमें पता चलता रहेगा कि आप सभी छात्र पढ़ रहे हैं। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कि आप हमारे लेक्चर को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, जो चीज़ साफ़ नहीं दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा है, या हो सकता है लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हम उसमें भी सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपका ग्राम परमाणु द्रव्यमान। इसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, संक्षिप्त में इसको GAM कहते हैं। क्या बोलते हैं? GAM। देखो पहला अक्षर G, पहला वर्ड A, उसका पहला वर्ड M, तो GAM भी कहा जाता है, ग्राम एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो इसका मतलब क्या है बेटा? ग्राम परमाणु द्रव्यमान को आप सभी लोग जान लीजिए, इसको मोल के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और आप सभी ने सुना होगा 9th में, एक मोल में कितने कण होते हैं? 6.023 कण होते हैं। एक मोल के अंदर इतने कण पाए जाते हैं। इसका मतलब इतने कणों का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। हो गया परिभाषा? क्या डेफिनेशन हो गई? सुनिए, किसी तत्व के इतने कणों का ग्राम में, किसमें? ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। होगी डेफिनेशन? अब इसको नोट कर लें। डेफिनेशन लिख लीजिए, एक बार फिर बोल देता हूँ। चलिए, किसी तत्व के 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं का या फिर कणों का या परमाणुओं का, कोई एक लिख लो, कणों लिख लो। कण तो बहुत सारे होते हैं। कण परमाणु के रूप में हो सकते हैं, कण अणु के रूप में हो सकते हैं, कणों को अणुओं के रूप में भी लिख सकते हैं, कणों को आयनों के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए आप कण लिख लीजिए। कणों का या यहाँ परमाणु है तो परमाणु भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, परमाणुओं का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, इसे
मोल के नाम से भी जाना जाता है। लिख लीजिए, ये भी काम देगी आपको, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। इसे मोल के नाम में भी जानते हैं। तो 1 ग्राम परमाणु बराबर हो जाएगा 1 मोल। क्या हो जाएगा? 1 मोल। और 1 मोल कितने के बराबर होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। कैसा रहा? अगर परमाणु है तो परमाणु आएगा, अणु है तो अणु आएगा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आयन है तो यहाँ आना, ग्राम आयन तो यहाँ आ जाएगा आयन, बस। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, नोट करते जाएं। अब हम स्क्रीन पर आपको दे नहीं पा रहे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम हो गया, इसलिए हम आपको, ये हमारी आपकी असुविधा है, इसके लिए हमें खेद है बेटा, क्या करें, मेरे पास समय की समस्या है। अब नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूल, अणु। ठीक है बेटा, अब जानते हैं अणु क्या होता है। देखिए बेटा, अणु के बारे में भी आपने सुना है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एकदम क्लियर हो जाएगा अणु परमाणु क्या होते हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए हम दोनों में डिफरेंस लिखते जा रहे हैं, थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। परमाणु अभी हमने आपको लिखाया था, समझना बेटा, और आप लोग अंतर ये डिफरेंस नहीं करना, अभी हम इसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे। ठीक है, चलो हम इसको अभी बताते चलते, नहीं तो आप अंतर लिख लोगे। अणु, इसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अणु। अणु क्या होता है? मैंने अभी बताया, ये सबसे छोटा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा अणु होता है। कैसे? क्योंकि परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। इसका मतलब परमाणुओं को आपस में जोड़ दें, 2 परमाणु, 2 से अधिक परमाणुओं को आपस में जोड़ दें तो अणु का निर्माण होगा। तो इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक डेफिनेशन क्या हो गई कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को रासायनिक संयोग द्वारा जोड़ते हैं तो जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे अणु कहते हैं। एक तो ये डेफिनेशन हो गई, और दूसरी डेफिनेशन जो आपने पढ़ रखी है 9th क्लास में, दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन इसकी है, किसी द्रव्य का वह छोटा से छोटा कण, ये भी छोटा है, किसी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण, ये अति सूक्ष्मतम है और ये सूक्ष्मतम है, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है। तो किसी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये नहीं रह सकता, भी बताया बहुत छोटा है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता, और इसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, तब उसे अणु या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एकदम डेफिनेशन क्लियर? आप दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन आपको हमने यही बता दी कि परमाणुओं के संयोग से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे अणु कहते हैं। संक्षिप्त परिभाषा ये हो गई, परमाणुओं के संयोग से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे अणु कहते हैं। क्लियर? जैसे अणु बेटा कई प्रकार के, कई टाइप्स के होते हैं अणु। एक होता है आपका सम परमाणुक अणु। ठीक है बेटा, सम परमाणुक अणु। ठीक है, और दूसरा होता है विषम परमाणुक अणु। ठीक है बेटा, सम परमाणुक, इसमें इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रोजीनियस एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? होमो का मतलब है बेटा समान परमाणुओं से जो बने। तो समान परमाणुओं से कौन कौन से बनते हैं? देखिए, एक परमाणुक अणु, एक परमाणुक अणु जो है वो समान परमाणुओं से बनेगा। आप कहोगे सर ये कैसे भी बताते हैं? द्विपरमाणुक अणु, द्विपरमाणुक अणु जो 2 परमाणुओं से बनेगा। आपका त्रिपरमाणुक अणु, परमाणुक अणु जो 3 परमाणुओं से बनेगा। ऐसी डॉट डॉट बहुपरमाणुक अणु, बहुपरमाणुक अणु
जो बहुत से परमाणुओं से बनेगा। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीन पर आप ये लिखा हुआ देख नहीं पा रहे हो। देखो बेटा, सिलेबस ज़्यादा है और थोड़ा सा हल्का स्पीड में भी कराना पड़ेगा, आप समझ सकते हो। इसलिए ये एक परमाणु, ये दो परमाणु। एक परमाणु अणु कौन से, जैसे कि हीलियम, अभी आपको बताया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये 6 ही तत्व ऐसे हैं पूरी प्रकृति में, पूरी सृष्टि में, जो एक परमाणु हैं और अणु के रूप में भी हैं और परमाणु के रूप में भी हैं। सही है बेटा, इन्हें अणु के रूप में भी देखा गया है और परमाणु के रूप में भी जाना गया है, इसीलिए इन्हें एक परमाणु अणु कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो परमाणु होते हैं वो एक होते हैं, देखिए सिंगल है। और ये दो परमाणु अणु, दो परमाणु अणु जैसे कि O और O, इन दो परमाणुओं को आपस में मिला दो तो क्या बनेगा, O2 बनेगा। देखिए ये भी O समान है, ये भी O समान है, तो सम परमाणु है, तो सम परमाणु के तो इसको O2। ऐसे ही H प्लस H बना दें तो क्या बनेगा, H2। ऐसे ही N प्लस N मिला दें तो क्या बनेगा, N2। तो ये द्विसम परमाणु अणु हैं। कौन से, द्विसम परमाणु अणु। ये एक सम परमाणु अणु, ये त्रिसम परमाणु, त्रिसम जैसे कि O3 त्रिसम परमाणु है। ठीक है बेटा, O3 आपका क्या है, त्रिसम परमाणु है। ऐसे ही बहुसम परमाणु है, जैसे कि आपका P4 बहुसम पर। ऐसे ही A से S8 ये भी बहुपरमाणु है, क्योंकि ये 3 से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर बना है। ये P4 4 टाइम्स में मिलकर बना है। ठीक है, तो इसका मतलब बहुपरमाणु है। इनकी जानकारी होनी चाहिए, ये नोट नहीं करना, लिखना नहीं है। क्लियर। विषम परमाणु अणु कौन से होते हैं ये भी सीख लीजिए। विषम परमाणु अणु वो होते हैं जो विषम परमाणुओं से बनते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक परमाणु, इसमें एक परमाणु नहीं होता, दो परमाणु, मिनिमम दो परमाणु होते हैं। द्विविषम परमाणु अणु, त्रिविषम परमाणु अणु, फिर चतुर्थ विषम परमाणु अणु, ऐसी डॉट डॉट बहु विषम परमाणु अणु। द्विविषम परमाणु, दो विषम परमाणु होंगे, जैसे कि NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ये कैसा है आपका, कैसा है बेटा, दिखाई दे रहा है बेटा, NO। ऐसे ही आपका SO, ये आपका दो परमाणुओं से मिलकर बना है और दोनों परमाणु, N अलग परमाणु है और O अलग परमाणु है, इसलिए विषम परमाणु। ऐसे त्रिविषम परमाणु, जैसे कि N दो परमाणु से मिलकर बना है, इसलिए। लेकिन इसमें विषम बेटा, इसमें चतुर्थ परमाणु बोलेंगे, त्रि नहीं बोलेंगे, सॉरी। इसमें 4 परमाणु थे NH3 में, देखिए NH H H 1 2 3 4 परमाणु, इसलिए चतुर्थ परमाणु है, लेकिन ये विषम बोलेंगे इसको भी। ठीक है, बात समझ में आ गया बेटा। ऐसे ही ये त्रिविषम, ये चतुर्थ विषम हो गया। ऐसे त्रिविषम के लिए SO2, ये त्रिविषम है, SOOO। ठीक है बेटा, ऐसे इस तरह से आप देख रहे हैं कि विषम परमाणु क्या होते हैं, सम परमाणु क्या होते हैं। समान परमाणुओं से मिलकर जिस अणु का निर्माण होता है उसे सम परमाणु अणु कहते हैं। विषम परमाणुओं से मिलकर जिस अणु का निर्माण होता है उसे विषम परमाणु अणु कहते हैं। क्लियर हुआ। तो इनकी जानकारी होनी चाहिए आपको। उदाहरण के तौर पर आप चाहें तो ये लिख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, बस ऐसी स्ट्रक्चर बना सकते हो और कुछ नहीं लिखना। ठीक है बेटा। हाँ, अब बात करते हैं आपका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, वो सॉरी अणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। देखिए अभी मैंने आपको, इसीलिए मैंने ये परमाणु लिखा रहने दे दिया। आप समझने का प्रयास करना एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगा। देखिए क्या है, एक मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, समझना। ये अणु हैं, इसमें और इसमें डिफरेंस भी, एक डिफरेंस समझ लेते तो अच्छा समझ में आ जाता है। देखिए अभी मैंने परमाणु की परिभाषा लिखाई थी, इसके जस्ट बाद लिखाई थी परमाणु द्रव्यमान की। बोलिए सही बात। ऐसे ही अणु लिखाएंगे, अब इसकी परिभाषा लिखाएंगे अणु द्रव्यमान। अणु द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान। इसको बेटा अणु भार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अणु भार, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इसके बाद हमने लिखाया था ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ऐसे ही इसमें अब इसके जस्ट बाद लिखाएंगे
ग्राम अणु द्रव्यमान। सही है, ग्राम परमाणु की जगह अणु आ जाएगा, आप देख पा रहे हो, इसलिए इसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अर्थात ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब GMM, इसको GMM बोलेंगे, इसको बोला था हमने GAM, इतना अंतर है। अब देखो डिफरेंस क्या है, जल्दी याद हो जाएगा। क्या इसकी ट्रिक है? परमाणु क्या होता है, मैंने अब बताया, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा है, मैंने अभी बताया। ये स्वतंत्र अवस्था में कैसा होगा? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ओके, और इसमें क्या बताया, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, और इसमें लोगे रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता। इसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद नहीं होते, लेकिन इसमें पदार्थ के सभी गुण, सभी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। मौजूद माने होता है विद्यमान होना, ठीक है, अर्थात विद्यमान होती हैं। बात क्लियर हो रही है? अब देखिए, इसकी डेफिनेशन तो आपको बताई दी थी। अब हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं। मैंने परमाणु द्रव्यमान के लिए आपको एक बांट लिया था, मानक माना था। इसका मतलब अभी छोटे कण को मापा, छोटे कण को माप लिया किसके द्वारा? कार्बन 12 के द्वारा। अब बड़े कण को मापेंगे तो उसको भी कार्बन 12 के द्वारा, क्योंकि बार तो वही है, तराजू तो वही है। अभी भिंडी तौली थी, अब आलू तौल ले रहे, तो तराजू तो वही रहेगा, तराजू में नो चेंज। बस यही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब आप डेफिनेशन कर सकते हैं। क्या? तो तराजू क्या है? तराजू अगर होगा तो तराजू को नीचे रखोगे, तो तराजू जब नीचे रखोगे, तराजू क्या होता है? C12 होता है। क्या होता है? C12। तो C12 के एक ही तो परमाणु को तौलते हैं। C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, 12वां भाग, 1/12, ऐसे ही करते हो। इस 12 को आप ऊपर भी ले जा सकते हो मल्टीप्लाई में। अब किसको तौलना है? अब बताइए, तौलना किसको? अणु को तौलना है, आलू को तौलना। मान लीजिए अणु को तौलना है, तो अणु किसके अंदर होते हैं? अणु तत्व के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि परमाणु से तो मिलकर बने हैं, ठीक है। तत्व के अंदर नहीं होंगे, किसके होंगे? पदार्थ या यौगिक के अंदर होते हैं, ठीक है, पदार्थ या यौगिक के अंदर। यहाँ आप तत्व के बारे में लिखोगे, यहाँ आप यौगिक के बारे में लिखेंगे। यही थोड़ा डिफरेंस, इसी ध्यान रखेंगे। तो क्या लिखेंगे? यौगिक, ठीक है। क्या बोलेंगे? कंपाउंड्स। यौगिक माने कंपाउंड्स। यौगिक के, वहाँ क्या लिखा था? तत्व के। क्या लिखा था? यहाँ तत्व के। आप लोग चेक कर लीजिए थोड़ा सा। हम C12 के नीचे था, C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, 12वां भाग, यहाँ नो चेंज। नीचे वाले में था तत्व के एक परमाणु, तत्व के एक परमाणु। यहाँ तत्व की जगह क्या लिखोगे? यौगिक। यौगिक के एक परमाणु, यहाँ एक परमाणु लिखा, तो यहाँ क्या लिखोगे? एक अणु। क्या लिखोगे? एक अणु। बस ऐसे का द्रव्यमान, ठीक है बेटा। तो यौगिक का एक परमाणु का द्रव्यमान। तो तत्व यहाँ था, तो तत्व अगर यहाँ था तो यहाँ आया था तत्व का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ तत्व, तो यहाँ भी तत्व आया। ऐसे ही यहाँ यौगिक है, तो यहाँ क्या आएगा? अणुभार से आगे यौगिक, तो यौगिक का अणुभार बन गया। ये आपका सूत्र बन के तैयार होगा। ऐसे ही तत्व का परमाणु भार। बस आपको इसीलिए डिफरेंस बता रहे, अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यौगिक का अणुभार हुआ करता है, ठीक है, क्योंकि यौगिक के अंदर अणु पाए जाते हैं, तत्व तो नहीं पाए जाते। तत्व तो अणु के अंदर और पाए जाते हैं, अणु के अंदर तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अणु किसके अंदर पाए जाते हैं? यौगिक के अंदर। देखिए अब आप कन्फ्यूजन हो रहे होंगे। देखिए समझ लें, परमाणु अंदर प्रवेश करेंगे किसके? अणु के अंदर। और अणु किसके अंदर प्रवेश करेंगे? यौगिक के अंदर। यौगिक माने पदार्थ। समझ में आ गया? बात समझ आ गई अब? और पदार्थ ही सृष्टि है। मैंने बताया था पिछली जब शुरुआत चैप्टर की थी, पदार्थ ही सृष्टि है। इसी पदार्थ से पूरा ब्रह्मांड रचा है। ब्रह्मांड का रचयिता
पदार्थ होता है, ठीक है। इस पदार्थ में ऊर्जा मिल जाती तो ब्रह्मांड बनता, आपको बता चुके हैं। तो इसको आप परमाणु को आप परमात्मा या ईश्वर या अल्लाह मान सकते हो, या अल्लाह मान सकते हो। और ये अल्लाह जो होता है सबसे छोटा होता है, इसीलिए दिखाई नहीं देता। अगर अल्लाह बड़ा होता तो बेटा सबको दिखाई दे जाता, ईश्वर बड़ा होता सबको दिखाई दे जाता, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना ये छोटा होता है। और इससे ये अंदर होता है किसके, अणु, अणु का मतलब मान लेना आत्मा, तो आत्मा के अंदर होता है। इसीलिए कहा जाता अगर आपने आत्मा शुद्ध कर ली, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया, अच्छा कर लिया, तो परमात्मा आपको दिखाई देने लगेगा, परमात्मा आपको मिल जाएगा, ऐसा कहा जाता है। और ये आत्मा जिसमें प्रवेश करती है उसको पदार्थ कहते हैं, और पदार्थ को हम देख सकते हैं, और देखने वाला शरीर होता है। अब आ गया समझ में, इसका मतलब शरीर को हम देख सकते हैं, जैसे कि ये पदार्थ है, इसको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो शरीर होता है। अब आपके समझ में आ गया, इसका मतलब इन तीनों का संबंध इससे है, तो हम कह सकते हैं सृष्टि का निर्माण इन्हीं से हुआ है, ठीक है। साइंस ये बताती है। अब आपको समझ में आ गया, अब नो कन्फ्यूजन होना, कोई कन्फ्यूजन नहीं, अभी भी कन्फ्यूजन होते हैं फिर आपकी इच्छा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे, आपकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए जैसे इसकी डेफिनेशन थी, मैंने क्या बोला था, इधर से बोलना है तो बराबर निशान लगाएंगे, इधर से बोलना है ऐसे इधर की ओर चलना है तो को कहते हैं, ठीक है। बराबर लिख लो, अच्छी सरल रहती है। क्या है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान, कॉमा लगाया था, तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान और C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के अनुपात के बराबर होता है। ऐसे इसमें लिखेंगे, यौगिक का अणुभार उस यौगिक के एक अणु के द्रव्यमान और C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग, अर्थात 12वां भाग बोल दो चाहे 1/12 भाग के अनुपात के बराबर होता है। ये आपकी होगी अणुभार की डेफिनेशन, ठीक है। या फिर इसकी भी किताब वाली, वो किताब में दोनों बुक्स में दोनों डेफिनेशन दी गई हैं, लेकिन आपको सरल वाली डेफिनेशन आपको समझा दी। बुक्स में वो भी है जो आपको बताया था, अभी बताया था, इसकी दोनों डेफिनेशन बताई थी, वैसी इसकी भी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। यहाँ तक किसी छात्र को प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए, आप लोग सभी जानते हैं 1/12 अगर नीचे है तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है, तो इसका सूत्र ऐसे हो सकता है 12 गुणा यौगिक के एक परमाणु का द्रव्यमान, यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान, ठीक है, बटे C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, ऐसे भी हो सकते हैं। देखिए C12 के स्थान पर H भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा अणु है तो बड़े कण को तौलने के लिए H छोटा द्रव्यमान नहीं, छोटा मानक नहीं लेंगे। हाँ, इसको छोटा मानक, तत्व को तौलना है तो H से तौल सकते हो, ठीक है बेटा। H के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो आपको H का परमाणु द्रव्यमान लिखोगे तो 1/12 नहीं लिखना पड़ेगा। ये 1/12 क्यों आया, क्योंकि यहाँ C12 है, इसका भार इसका उल्टा होता है, यहाँ भार उल्टा लिखा जाता है। वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग करके सूत्र फॉर्मूला स्थापित किया है, ओके। हमने कोई फॉर्मूला स्थापित नहीं किया, तो इसलिए अगर H आएगा तो यहाँ नीचे 1 आएगा, 1 आएगा तो कुछ नहीं, इसका मतलब 1/1 तो कोई नहीं रहेगा। H के लिए आप यहाँ H अगर लिखोगे H, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो H के लिए परिभाषा क्या हो जाएगी, तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान और हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के अनुपात को तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ऐसे हो जाएगी डेफिनेशन। लेकिन H से हाइड्रोजन के द्वारा यह अणु को नहीं तौल पाओगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक तत्व है, ठीक है, और छोटा मानक है, तो बड़ा मानक कार्बन है। इन दो तत्वों, इन दोनों से ही तोला जाता है, और किसी से नहीं मानते। यही 2 ही बात हैं प्रकृति अभी तक खोज पाई है, ठीक है। इन्हीं दोनों से सभी परमाणुओं के द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, सभी के 118 के 118, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात आता है ग्राम अणु द्रव्यमान क्या होता है। देखिए, ठीक है। अब ग्राम अणु द्रव्यमान क्या होता है बेटा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान आपने अभी क्या लिखा था, ग्राम परमाणु के द्रव्यमान की थे, और ग्राम परमाणु को क्या बोला था, मोल बोला था। क्या बोला था, मोल। देखिए यहाँ भी ग्राम लगा है। अगर अणु परमाणु
आयन, कोई भी कण हो प्रकृति का, उस कण के आगे अगर ग्राम लिखा है, ग्राम कण, जैसे कि कण का नाम मान लीजिए परमाणु, तो ग्राम परमाणु, तो भी आपको 1 मोल कहेंगे, तो भी मोल बोलेंगे। अगर आ जाए ग्राम इलेक्ट्रॉन, कण का नाम इलेक्ट्रॉन आ गया तो ग्राम इलेक्ट्रॉन, तब भी आप मोल कहेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे कहते हैं ग्राम प्रोटॉन, तब भी आपको मोल कहेंगे। यहाँ कन्फ्यूजन अधिकांश स्टूडेंट को होता है, रटते हैं स्टूडेंट, रटने का प्रयास मत करो बेटा, हम समझा रहे हैं। ग्राम अगर लिखा है कण के आगे तो वो संख्या मोल ही कहलाएगी। तो ये भी ग्राम, अणु के आगे ग्राम लिखा है, ये भी इसका मतलब मोल है। और 1 मोल में कितने कण होते हैं? 6.023 गुणा 10⁻23। तो इसकी भी डेफिनेशन वही होगी क्या? इसमें बोला था किसी तत्व के एक परमाणु में, लेकिन यहाँ तत्व नहीं है, अणु यौगिक है, तो यहाँ यौगिक बोले हैं। क्या बोले हैं? किसी यौगिक के, ठीक है, किसी यौगिक के या यौगिक के 6.023 गुणा 10⁻23 अणुओं का, अणुओं बोलोगे क्योंकि यहाँ परमाणुओं का, यहाँ अणुओं का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान ग्राम आणविक द्रव्यमान या ग्राम अणु द्रव्यमान कहलाता है। एकदम क्लियर? फिर समझ लीजिए जिससे कि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। क्या बोला मैंने? किसी यौगिक के 6.023 अणुओं का गुणा 10⁻23 अणुओं का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान ग्राम अणु द्रव्यमान कहलाता है, ग्राम आणविक द्रव्यमान कहलाता है। बात एक ही है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है या GMM कहलाता है। क्लियर? इसकी डेफिनेशन क्या थी? अभी एक बार और डिफाइन करते हैं। किसी तत्व के परमाणुओं के, किसी तत्व के परमाणुओं के या किसी तत्व के 6.023, इसमें लिखोगे किसी यौगिक के 6.023, इसमें लिखोगे किसी तत्व के 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणुओं का, इसमें लिखोगे किसी यौगिक के 6.023 गुणा 10⁻23 अणुओं का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान, इसमें लिखोगे 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणुओं का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जिसे 1 मोल कहते हैं, इसको भी 1 मोल कहते हैं। ओके, तो आप ये भी लिख लेना, 1 मोल बराबर, लिख लीजिए, ऐसे भी लिख लेना, 1 मोल बराबर 1 ग्राम अणु, ये भी हो सकता है। ठीक है बेटा? ऐसे ही 1 ग्राम अणु बराबर 6.023 गुणा 10⁻23 अणु बोल सकते हैं। ये आपने नोट कर लिया। ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में जानेंगे रासायनिक संयोग के नियम। वो जो टॉपिक, अगला नेक्स्ट टॉपिक आपको कराएंगे, वो टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत खास होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी छात्रों को उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में, हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में वो ज़रूर आता है। रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है, 5 नियम हैं, वो 5 नियम में से 2 नियम या 1 नियम अवश्य आएगा, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जो मैंने आपको समझाया यदि बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। कोई समस्या हो तो हमें कमेंट भी करें। तब तक के लिए नमस्कार।